अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं। 7.2 हमारी मुकम्मल हो गई थी क्लास में, और 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम बाद में करेंगे जब आप क्लास में आओगे। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। बेटा यहाँ मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है क्वाड्रेंट को शो करने के लिए, ठीक है। 1 2 3 4 आपको क्वाड्रेंट की नंबरिंग करना मैंने बताई हुई है। इसको क्वाड्रेंट्स कहते हैं, ठीक है। किसी भी प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में, इसको कार्टेशियन प्लेन या क्वाड्रेंटल प्लेन भी कह सकते हैं। इसमें हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं और हम इनको एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं हमेशा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज लिखना है। अब इन क्वाड्रेंट की कुछ मेजरमेंट होती है। यहाँ से यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 90 का एंगल होता है। एक 90 का एंगल, 90 में 90 ऐड किया 180 का एंगल, 180 में दोबारा 90 ऐड किए तो 270 का एंगल, और 270 में दोबारा 90 ऐड किए तो 360 का एंगल, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 क्वाड्रेंट की वैल्यूज़ होती हैं। 0 से लेके 90 होता है। 90 को हम रेडियन की शक्ल में पाई बाय 2 कहते हैं। पाई का मतलब होता है 180, तो 180 बाय 2 क्या होगा, 90 ही दोबारा से हो जाएगा। तो डिग्री की फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं और रेडियन की फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं। फिर दोबारा इसमें देखा जाए, जब 90 ऐड किया तो हमने इसको 180 का, और 180 को हम पाई भी कह सकते हैं। इस तरह से दोबारा जब 90 ऐड किया तो मैंने आपको कहा कि 270, और 270 को आप 3 पाई बाय 2 भी बोल सकते हो। तो जब आपको रेडियन में पूछा जाए तो आपने 3 पाई बाय 2 बोलना है, जब आपको डिग्री में पूछा जाए तो आपने 270 कहना है। सेम बेटा इस तरह से ही आप इस इधर आके ज़ीरो, जब हम स्टार्ट हुए तो हमारे पास वैल्यू 0 थी, और जब हमने एंड किया तो हमारे पास जब एक राउंड मुकम्मल हो गया तो हम इसको कह सकते हैं हमारे पास 2 पाई यानी 360 बन गया। पाई मीन्स 180, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो रेडियन की शक्ल में हमारे पास 2 पाई, और डिग्री की फॉर्म में हमारे पास 360 हो जाएगा। अब उसने हमसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा क्या, वो ये कह रहा है कि बताएं इसके क्वाड्रेंटल क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल कौन से। यहाँ बुक पे क्वेश्चन पढ़ो। तो मैंने 3 पार्ट यहाँ लिख दिए, बाकी आपने खुद कर लेने हैं। तो हमने कहा कि 156 कहाँ आ रहा है। 156 जो है 0 से 90 के दरमियान में तो नहीं आ रहा, 90 से बड़ा है, 100 110 120, और 180 के पीछे पीछे आ रहा है। तो यहाँ पर रह रहा है वो, यानी इससे बड़ा है और इससे छोटा। देखिए इनके दरमियान में तो नहीं आ रहा था, इनके दरमियान में आ रहा। तो हम ये लिखेंगे कि द क्लोजेस्ट, आपने इंग्लिश में लिखना है, द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल ऑफ 156 आर 90 एंड 180 डिग्री, ठीक है। उन्होंने कहा कौन से क्वाड्रेंटल एंगल हैं जिनके दरमियान में ये लाइक आ रहा है। तो हमने कहा ये इन दोनों के दरमियान में लाइक आ रहा है। ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल है। क्वाड्रेंटल एंगल का मतलब होता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। तो हर वैल्यू जिस पर खड़ी है क्वाड्रेंट पर, ये तो हम उसको कहते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पर खड़ी है वैल्यू, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे ना। तो क्वाड्रेंटल एंगल यानी क्वाड्रेंट के एंगल, जो क्वाड्रेंट बन रहा है उसके एंगल कौन से हैं। सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल कौन से हैं, उस लिहाज से उसने पूछा है। 380 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 270 यहाँ तक आ रहा है, और ये जब हम 270 से आगे जाएंगे तो 360 यहाँ पर आ रहा है। तो 360 और 270 के दरमियान में आएगा। तो हम कहेंगे जी इसका जो 4 क्वाड्रेंट बन रहा है, क्वाड्रेंट तो नहीं उसने पूछा, उसने क्वाड्रेंटल एंगल पूछे। तो उसने हमने कहना है कि जो उसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल है वो 270 और 360 डिग्री बनते हैं। उसने डिग्री में पूछा तो आप डिग्री में बता दो, क्योंकि क्वेश्चन उसने डिग्री में दिया हुआ तो हमने डिग्री में बताया। अगर वो आगे वाले क्वेश्चन में हमें रेडियन में पूछ रहा है, वो कह रहा है बताएं इसके क्वाड्रेंटल एंगल कौन से हैं, तो पाई बाय 3 हम देख लेंगे कि पाई बाय 3 का असल में मतलब क्या है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट तो ऐसे नहीं पता चलेगा, हम वैल्यू अपने माइंड में रख के देख लेंगे। तो ये बनता है 60, तो 60 आता है फर्स्ट वाले के अंदर ही आएगा। तो हम कहेंगे कि इसके क्वाड्रेंटल एंगल है 0 एंड पाई बाय 2, ठीक है। 0 तो दोनों सेंस में आएगा, डिग्री हो रेडियन हो दोनों में, और पाई बाय 2, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में ही 60 आ रहा था ना। तो हमने कहना है इन दोनों के क्वाड्रेंटल, इसके क्वाड्रेंटल एंगल जो है वो 0 और पाई बाय 2 है, मतलब इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल, ठीक है। तो क्लोजेस्ट पूछा तो जिनके दरमियान में वो लाइक आ रहा होगा, आपने उनकी बाउंड्रीज लिख कर दे देनी है उनको, ठीक हो गया। तो ये हमें रेडियन की शक्ल में पूछेगा तो हमें रेडियन की फॉर्म में आंसर बताना है। अगर वो आपसे डिग्री की फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा तो आपने डिग्री के फॉर्म में आंसर बताना है। तो ये देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन मैंने बेटा यहाँ और लिखा है माइनस वाला। अब हमने इस तरह से राउंड मुकम्मल किया। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा रोटेशन अपनी देखते हैं, क्लॉकवाइज नहीं देखते। ये डिटेल हमने डिस्कस कर चुके हैं हम अपनी क्लास में। अब की जब भी कोई पॉजिटिव मूवमेंट होती है ना तो वो हमारी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, क्लॉक के उल्टा, ठीक है। आप कोई राउंड लगाते हो, आप खाना कबा का तवाफ़ करते हो तो आप हमेशा वो एंटी क्लॉकवाइज करते हो, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव आप कहीं वॉक करो तो आप एंटी क्लॉकवाइज करते हो। हम पॉजिटिव रोटेशन जो होती है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है।
सेम बेटा इसी तरह से अगर आप उसने नेगेटिव की बात कर दी है, नेगेटिव में सारी बातें ऐसी होती हैं, नेगेटिव में ज़ीरो उल्टा चलेंगे तो -90, यहाँ पर होगा -180, फिर -270, यानी वही चीज़ उल्टी चल रही है, वो वैल्यूज उल्टी हो गई हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे चलना है आपने। ठीक है, तो आपने देखना है, मतलब चलने का मीन्स है कि आपने माइंड में अपने ये बात रखनी है। जब आपने नाम देने हैं, क्वाड्रेंट तो यही है, क्वाड्रेंट के नाम नहीं उल्टे हो जाएंगे। आप ये नहीं कहोगे कि मैंने नाम उल्टा दे दिया। ये जैसे हम अपने माइंड में सेट कर रहे होंगे कि यही वैल्यूज अगर उल्टी चल रही होती तो ये कैसे चल रही होती, तो ये ज़ीरो यहाँ होता, नीचे से 90 आता, फिर नीचे से 180 आता, फिर नीचे से होते ऊपर 270 आता, और यहाँ पर दोबारा से जो है वो 2 पाई तक बात मुकम्मल हो जाती। लेकिन क्वाड्रेंट के नाम उसी लिहाज से ही हैं। ठीक है, हमारी रोटेशन उल्टी हुई है, हमारे क्वाड्रेंट नहीं उल्टे हुए। तो अब मैं ये देखूँ, तो अब बताएं -3 आता है, -330 यहाँ करके आएगा। ठीक है ना, ये 270 से 360 के दरमियान में। तो आपने कहना है कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपने नाम नहीं उल्टे दे देने, आपने नहीं कहना 1 2 यहाँ से शुरू हो गई, ये बात आपने ख्याल रखनी है। क्वाड्रेंट के नेम हमेशा सही रहेंगे, रोटेशन की वजह से उसकी वैल्यू पे फ़र्क पड़ेगा, उसके क्वाड्रेंट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने कहना है कि जो 360 के क्वाड्रेंटल एंगल है वो दोबारा ज़ीरो से -270 कह सकते हो, या अगर पॉजिटिव सेंस में कहना चाहोगे तो आप 0 से 90 भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिहाज से। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कह रहा है कि आप बताएं कि साइन की वैल्यू बड़ी है और कॉस की वैल्यू छोटी है। ये साइन, ये पहला वाला पार्ट मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारा, इसमें रेडियन की शक्ल में पूछा था और ऊपर वाले क्वेश्चन में डिग्री की फॉर्म में पूछा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि ये जब आपके पास साइन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है और tan की वैल्यू लेस देन 0 होती है, तो बताएं ये किस क्वाड्रेंट में आती है। तो अब इसके लिए मैं थोड़ी सी थ्योरी का पता होना ज़रूरी है, वो आपको पहले बताती हूँ। बेटा ये क्वाड्रेंट होते हैं 4। आपने नंबर लाइन जब सीखी थी, नंबर लाइन में अगर आपको दोबारा से रिवाइज करूँ तो ये नंबर लाइन होती थी छोटी क्लासेस में। ठीक है, यहाँ दरमियान में 0 होता था, यहाँ 1 2 3 होते थे, और यहाँ पर -1 -2 -3 हुआ करते थे। इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू जा रही होती थी, इस तरफ नेगेटिव वैल्यू जा रही होती थी, दरमियान में 0 होता था। इसको हम कहते होते थे नंबर लाइन। ठीक है, तो सेम उस तरह से मैंने ये नंबर लाइन बनाई है, इस तरफ प्लस वाली वैल्यूज, इस तरफ माइनस वाली वैल्यूज, दरमियान में 0। ये एक्स एक्सिस होता है, ये प्लस वाली साइड और ये माइनस वाली साइड को हम एक्स डैश कह देते हैं। इस तरह ही मैं जब इसको ऐसे बनाऊंगी, नहीं मैं इसको ऐसे से ऐसे बनाऊंगी, तो ये इस तरह से ऊपर प्लस वाली साइड होती है और नीचे माइनस वाली साइड होती है। ये वाई एक्सेस होते हैं, यानी 2 डायमेंशन का है, ये 2 डायमेंशन का क्वेश्चन है। एक्स और वाई 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन नहीं, 2 डायमेंशन। हमारे जो हमारी क्लास की बुक का लेवल है वो 2 डायमेंशन था कि आपने एक्स और वाई 2 क्वाड्रेंट लेने, अपने बातें 9th में पढ़ी हुई हैं। इसकी तरफ ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। इस क्वाड्रेंट के लिहाज से ये एक्स होगा, ये वाई होगा, इस क्वाड्रेंट के लिहाज से ये एक्स होगा और ये वाई होगा। यानी वो जो बॉक्स जिन 2 दीवारों से मिलकर बना है वो ये है, तो हम उसको कहेंगे ये उस क्वाड्रेंट का हिस्सा है। अब इसमें वैल्यूज देखी जाए, ये वाला एक्स पॉजिटिव है, तो मैंने ये भी इसको इसको ये फॉर्म में लिखा है। आप देखें जब आप ऑर्डर पेयर की शक्ल में अपनी वैल्यूज लिखते हो तो आप लिखते होते हो कि ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू। तो हम कहते हैं एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव, क्यों इधर एक्स भी पॉजिटिव है, इधर इधर इसको जो वॉल लग रही है वो वाई भी पॉजिटिव है, तो इसकी दोनों बातें पॉजिटिव है। तो हमने कहा एक्स वाई पॉजिटिव। इस वाले बॉक्स में एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, देखें ना नेगेटिव, ये वाला हिस्सा नेगेटिव और ये वाला हिस्सा इसको लग रहा है तो ये पॉजिटिव। तो हमने कहा एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, पहले एक्स होता है बाद में वाई होता है। इसमें दोनों नेगेटिव और इसमें पहला वाला एक्स पॉजिटिव और इसमें वाई नेगेटिव, तो हमने 4 को नाम दे दिया। एक बात ही हो गई। अब बेटा आगे एक और बात बतानी है आपको। अगर मैं आपको एक क्वाड्रेंट बना कर दूँ ऐसे, ठीक है, मैं इसमें को मेरे पास यहाँ एक पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने ड्रॉ किया और मैंने कहा ये पॉइंट तक मैं जा रही हूँ, इसका 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 जो है ना डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। इसका डिस्टेंस फाइंड किया तो हमने कहा डिस्टेंस जो होता है वो आर होता है। वैसे जब डिस्टेंस फाइंड करने के बाद हमने इसको डायग्राम की फॉर्म देनी है इसकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए, तो हमने इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से ये हुआ कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आई, वो वैल्यूज़ क्या आएंगी, ये वैल्यूज़ को नाम दिए जाएंगे। वैल्यूज़ को नाम मैं कैसे दूंगी, ये पूरी एक डायग्राम बन गई। इस डायग्राम में ये वाला जो हिस्सा है एक्स का है, तो ये डायग्राम का ये हिस्सा एक्स के ऊपर बना हुआ है, तो हम इसको बड़े एक्स से छोटे एक्स का नाम दे देंगे। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है इसको हमने वाई कहा था, तो ये वाई के सामने बनी हुई है, तो इसको कैपिटल वाई से स्मॉल वाई का नाम दे दिया जाएगा। तो इस तरह एक डायग्राम बन गई। अगर मैं इसको निकाल के बना दूँगी ऐसी डायग्राम बन गई, इसको वाई और इसको एक्स और इसको आर कह दिया। आपको याद होगा आपने पहले भी ऐसी वैल्यूज़ पढ़ी होंगी। तो ये हम इस तरह से डायग्राम को नाम देते हैं।
एक बात बेटा और, जब मैंने ये डायग्राम बनाई तो मैंने कहा ये डिस्टेंस फाइंड करना है। सपोज़ ये डिस्टेंस मेरा 1 था। जब हम यूनिट सर्कल बनाते हैं ना, यूनिट सर्कल कैसे बनता है कि यहाँ डिस्टेंस सपोज 1, यहाँ भी 1 1 1 1, हर तरफ से क्वाड्रेंट से आपको ना डिफरेंट डिस्टेंस मिलते गए, और वो जब डिस्टेंस मिलते गए और जब आपने उनको कंबाइन किया तो वो एक सर्कल बन गया। ठीक है, और जब हर तरफ से उसको मेजर किया गया तो वो 1 की मेजरमेंट दे रहा था। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स की मेजरमेंट भी दे रहा था, लेकिन जब वो मिलाए गए तो वो हमारे पास एक सर्कल बन गया। इससे बेटा देखा क्या, इससे मैंने आपको एक बात बतानी है कि मैंने ये जो डिस्टेंस लिया, मैंने कहा ये आर जो था वो 1 था, रेडियस इसका 1 था। मैं रेडियस का वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ, मैंने आपको सर्कल का कॉन्सेप्ट बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक जो सर्कल का क्या होता है, रेडियस या डिस्टेंस या जो भी हम बोलते हैं इसको दोनों सेंस में। तो मैंने कहा मैंने ये रेडियस 1 ले लिया। ठीक है, अभी आर की वैल्यू आपको बताएं यहाँ पर 1 है। ज़्यादा डिटेल में मैं आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्लास में होती तो ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस कर लेते। बहरहाल फ़िलहाल आपने ये बातें चंद याद रखनी, इनसे मैंने पॉइंट निकालने हैं। अच्छा बेटा, अब आपने ये याद रखना है जो साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा 3 रेशियोज़ होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि चैप्टर का नाम है, हमने पहले भी पढ़ा, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 3 नाम होते हैं, 3 रेशियोज़ होती हैं, 3 फंक्शंस होते हैं। फंक्शन से आप पहले फंक्शंस पढ़ चुके हो। 3 डिफरेंट चीज़ फंक्शंस होते हैं, उनकी कुछ फार्मूलाज होते हैं। इसका फार्मूला हमेशा होता है y/r। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। इसका ये फार्मूला होता है हमेशा। हमने इस ट्रायंगल में से इसका नाम लेना। अब आपने इस ट्रायंगल को देखना है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। आपको पता है परपेंडिकुलर इसको कहते हैं, बेस इसको कहते हैं, हाइपोटेनियस इसको कहते हैं। जिस पर एंगल होता है ना, जिस पर एंगल दिया होता है, उसने आपको कहा बेटा कि बेटा इस क्वेश्चन में ना यहाँ इस साइड पर एंगल दिया हुआ है। जिस साइड पर एंगल दिया होता है, मैंने कहा ये एंगल मेरा इस साइड पर है, वो वाली साइड एक्स होती है, यानी वो बेस होती है। ठीक है, जिस पर एंगल ख़त्म हो रहा होता है वो जाके नहीं, यहाँ से एंगल शुरू हुआ यहाँ पर आके ख़त्म हुआ, वो परपेंडिकुलर होता है, सॉरी वो हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस का तो आपको वैसे भी पता है कि जो टेढ़ी वाली साइड होती है, जो इंक्लाइन साइड होती है, और जो उस एंगल के ऑपोजिट सामने वाली साइड होती है ना, वो परपेंडिकुलर होता है। जो तीसरी साइड बचेगी वो ऑटोमेटिकली वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कहा कि परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनियस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू वाई और हाइपोटेनियस की वैल्यू आर, तो ये बन गया y/r। इस तरह से कॉस थीटा की वैल्यू होती है x/r। तो क्या बनेगी, बेस ओवर हाइपोटेनियस। आपने इसको याद रखना है ऐसे। और टेन थीटा की वैल्यू होती है y/x, यानी परपेंडिकुलर बेस। ये 3 वैल्यूज आपने याद करनी है इस वाले, आपने अपने क्वेश्चन इस वाली डायग्राम के थ्रू। ठीक है, मैं आपको दोबारा एक बार बना के दिखा देती हूँ पूरा डिटेल से। आपको मैंने बताया कि साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई y/r। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई x/r, और टेन थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई y/x। ये याद रखने वाली बातें। इनके बेटा कुछ इन्वर्स होते हैं, या समझे आपने ये बात रट्टा लगानी है। ठीक है, रट्टा क्या लगानी है, कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा होता है, बुक पे देखोगे ना अगले वाले पेज पर जाके 7.3 से पहले, तो उस पर ये सारा फॉर्म लिखा। सीकेंट वर्ड होता है लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में सीक बोलते हैं। और ये होता है कोटेंजेंट थीटा, लेकिन इसको कॉट बोलते हैं। ये मैंने इनके सामने सामने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये इनके इन्वर्स है। ऐसे आपको याद करने में आसानी होगी। साइन का इन्वर्स क्या होता है, आपने कहना है कोसीकेंट। कॉस का इन्वर्स क्या होता है, आपने कहना है सीकेंट। और टेन का इन्वर्स क्या होता है, आपने कहना है कोटेंजेंट। ठीक है, एस एस का इन्वर्स सी वाला और सी का इन्वर्स एस वाला, ऐसे याद रखना है, फिर बोलेगा नहीं। तो जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू उससे उल्टी हुआ करेगी। देखिए आपने सिर्फ उल्टी वैल्यू लिख दिया करनी, यानी इसको उल्टा करके लिख देना। तो ये आपको 6 की 6 वैल्यूज याद होनी चाहिए हमेशा अगले वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो और इसको लिखने का एक और तरीका, अगर वो वैसे आपसे पूछे, इनकी रेशियोज ना पूछें, ठीक है, आपको वैसे पूछें कि साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है, आपने कहना है कोसिकेंट। और इन्वर्स को हमेशा ऑपोजिट में ओवर में लिखते हैं ना, तो हमने लिखा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट थीटा। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि साइन का इन्वर्स कोसिकेंट है, तो लिखने का ये मेथड है। यहाँ वो उल्टा पूछे, वो साइन का ना वो इसका पूछे कि कोसिकेंट का इन्वर्स क्या, तो हमने कहना 1/साइन, फिर आपने उसको नीचे लिख देना। तो इसको लिखने का ये भी तरीका है, और ये तो मैंने वैसे सामने लिखा है कि आपको याद रहे कि ये इनके फॉर्मूला जैसे याद रखने, आपको ये वाली बातें अब याद रखनी पड़ेंगी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, डिटेल में बता दी, इसको पढ़ लेना अच्छी तरह, वीडियो दोबारा देख लेना ताकि आपको समझ आ जाए। अब बेटा इसमें एक और बात याद रखने वाली है,
आगे वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उसमें उसने पॉइंट पूछा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जो इससे आगे है, उसमें उसने पूछा है उसमें जो उसने क्वेश्चन पूछा है उसमें 2 पॉइंट आएंगे कि कॉस और साइन, 2 चीज़ों का जिक्र होगा, कॉस का फंक्शन और साइन का फंक्शन। का मतलब आपको पहले भी पता होगा, फंक्शन में पढ़ा है, जैसे एक होता है ना वैल्यू, क्वेश्चन, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन उस सेंस में बोल रहा है, वहाँ पर हमने फंक्शन की डेफिनेशन बड़ी डिटेल से पढ़ी हुई है पीछे वाले चैप्टर में। तो ये जो क्वेश्चन होता है उनको फंक्शन कह रहा होता है कि नहीं, अब उस पर कुछ इनपुट ला करिए ना तो वो फंक्शन है, आउटपुट में हमें आंसर मिल रहा है। तो कॉस में कॉस का जो एंगल हुआ करेगा, जैसे आप कॉस 30 निकालते हो, कॉस 45 निकालते हो, आप मुख्तलिफ कॉस की वैल्यूज निकालते हो, तो जब कॉस की वैल्यू के साथ जब नेगेटिव आ जाया करेगा ना तो वो ख़त्म हो जाया करेगा, कॉस अपने नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो कॉस नेगेटिव भी क्या हो जाया करेगा, कॉस पॉजिटिव। लेकिन जब साइन के साथ नेगेटिव आया करेगा तो साइन उसको ख़त्म नहीं कर पाएगा और वो साइन के साथ नेगेटिव रहा करेगा और उसको हम बाय लिख दिया करेंगे। ठीक है, एंगल के साथ लिखा जाए या बाय लिखा जाए एक ही बात, तो हम उसको बाय लिख दिया करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 के 5 है मेरा कल, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप बुक से देखो है, उसमें लिखा हुआ कि cos माइनस 150 क्या है, तो हमने कहना है cos माइनस 150 इज इक्वल टू cos प्लस 150 हो गया, उसका माइनस खत्म हो गया। साइन माइनस 310 क्या होगा, माइनस साइन 310, यानी उसका माइनस खत्म नहीं हुआ, उसका माइनस बाहर आ जाएगा, फिर अंदर नहीं रहेगा, बाहर लिख देना। ये बस इतना सा आंसर है इसका। फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, आगे वाला क्वेश्चन आपने वो बुक पे ही सॉल्व कर लेना, ये 2 मैंने करवा दिए, बाकी आपने कर लेने। सीक है, अब सीक अब मुझे आई डोंट नो, यहाँ पर पता नहीं क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में देख नहीं पाई। सपोज सीक 100 लिखा हुआ है, सीक 100 का मतलब है, आपने ये देखना है कि सीक किसका इन्वर्स था, तो आपको पहले इसका ओरिजिनल फंक्शन याद होना चाहिए। ठीक है, तो ओरिजिनल फंक्शन यही हैं तीनों, ये उनके इन्वर्स हैं, तो सी का इन्वर्स, सी का ओरिजिनल फंक्शन है कॉस, तो जो कॉस होगा वही सीक होगा। तो अगर कॉस कॉस का साइन जो है नेगेटिव वाला ख़त्म हो जाता है तो उसके इन्वर्स का नेगेटिव साइन भी ख़त्म हो जाता है। तो अगर यहाँ पर -100 होता तो यहाँ पर सीक 100 आ जाता, उसका नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता। यानी इन्वर्स जो है ना वो अपने ओरिजिनल फंक्शन पे हमेशा डिपेंड करेगा। तो अगर कोसीकेंड के साथ भी नेगेटिव आ जाता तो साइन के साथ, क्योंकि नेगेटिव ख़त्म नहीं होता तो सीक के साथ, कोसीक के साथ भी नहीं ख़त्म होना था। ठीक है, अब सपोज कॉट आ जाता, तो कॉट में फिर हम क्या करते वो देख लें। आपके पास टैन का बेटा एक ना वैल्यू होती है, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ याद रखनी है, टैन का एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये एक अलग चीज़ है। टैन का एक अपना एक फंक्शन होता है जिसमें एक वैल्यूज़ होती हैं टैन की, इसके अलावा ये तो ऊपर रेशो है ना, इससे अलावा एक नई चीज़ बता रही हूँ कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये आपने याद रखना है। अब अगर मैं आपको को बेटा कि टैन आ गया -30, मतलब उसको वो क्वेश्चन अप्लाई करके फिर क्या होगा, आपने देखना है कि टैन 30 में टैन के समय तो साइन भी इन्वॉल्व है और कॉस भी इन्वॉल्व है। तो अगर मैं टैन को देखूं तो साइन के लिहाज से अगर माइनस देखा जाएगा तो ख़त्म नहीं होगा, कॉस के लिहाज से माइनस देखा जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, तो इसका मतलब माइनस रहा तो टैन में माइनस रहेगा, यानी टैन में माइनस रहेगा, कॉट में माइनस रहेगा, क्योंकि टैन के अंदर साइन इन्वॉल्व है और साइन का नेगेटिव ख़त्म नहीं होता, इसलिए टैन का नेगेटिव भी ख़त्म नहीं होगा। इसको अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये देखिए, मैंने ये क्वेश्चन लिखा, इसको मैं ऐसे खोल के लिख सकती हूँ, साइन -30 ओवर कॉस -30, यानी मैंने टैन इस फॉर्मूले के मुताबिक इसको खोल लिया। ठीक है, तो मैंने अब आगे क्या किया, देखें साइन -30 जो है इसको मैं लिख सकूँगी माइनस, इसका माइनस बाहर आ जाएगा, और जो नीचे वाला है हमारे पास कॉस का जो माइनस है वो बाहर नहीं आएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस ओवरऑल दोनों के साथ क्या रहा, नेगेटिव रहा, तो इसलिए हम कहेंगे कि टैन के साथ भी नेगेटिव रहेगा। तो कि जिस क्वेश्चन में टैन आएगा उस क्वेश्चन में नेगेटिव ख़त्म नहीं होगा, जिसमें ये साइन आएगा उसमें नेगेटिव ख़त्म नहीं होगा, जिसमें कॉज आएगा उसमें जिसमें सिर्फ कॉज होगा जो है ही सिर्फ कॉज वाला उसमें नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, ये बात का ख्याल रखना है। ठीक है, आगे बेटा एक क्वेश्चन लास्ट वाला हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वो कह रहा था गिवन पॉइंट पी लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ ओ, का मतलब ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है आपके पास, मैं आपको दिखाऊं बेटा, ये ओरिजिन होता है, ये ओ, यहाँ पर वैल्यू सारी जीरो होती है ना, हर क्वाड्रेंट आके जीरो हो रहा होता है, वो ओरिजिन होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। अब बेटा उसने ये कहा है कि फाइंड क्वाड्रेंट एंड ऑल द 6, ये बताएं किस क्वाड्रेंट में क्वेश्चन है, और ये भी बताएं कि बाकी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेशियोज क्या होंगी। क्वाड्रेंट में क्वेश्चन है, किस क्वाड्रेंट में क्वेश्चन है ये बताना है। अब इसे कैसे पता चलेगा, मैंने आपको बताया
उन्होंने ना अब सिर्फ ब्रैकेट डाल के दो वैल्यूज़ दी हैं, अब ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखी है। आपको पता है पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है हमेशा ऑर्डर पेयर में। तो अगर इससे इसको कंपेयर किया जाए तो उन्होंने कौन सी दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक वैल्यू उन्होंने दी हुई है एक्स की और दूसरी वैल्यू दी हुई है उन्होंने वाई की। ठीक है, आपके पास ना सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, उसको कहते हैं पैथागोरस थ्योरम। अगर आप पीछे वाली डायग्राम देखो ना, मैं आपको पीछे वाली डायग्राम अगर खोल के दिखाऊं, तो हमने जब ये डिटेल पढ़ी थी तो इसमें मैंने एक डायग्राम बना के दिखाई थी, यानी जो इस सर्कल के अंदर से निकली थी। देखिए ये डायग्राम इस सर्कल में से निकली थी, हमने इस सर्कल का ही ये ड्रॉ किया था और उसमें से डायग्राम मैंने अलग से बना के दिखाई। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको नज़र आ रही है क्योंकि इसमें 90 एंगल बन रहा है। तो जो सारी ट्रिग्नोमेट्री है ना वो राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर लाई करती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल जब हम बनाते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमेशा जो है पाइथागोरस थ्योरम लगता है। ये बात आपको, ये तीनों बातें आपस में कनेक्टेड है। राइट एंगल ट्राइंगल पर पाइथागोरस थ्योरम लगता है, उसके अलावा किसी ट्राइंगल पर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगता। और जो हमने पीछे डाई वैल्यूज़ निकाली हैं साइन कॉस टैन कोसेकेंट सीकेंट कॉट की, वो राइट एंगल ट्राइंगल पर लग रही है, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल पर बन रही है। तो बेटा फिर हमने देखा कि ठीक है जी पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। क्यों? एक इसमें वैल्यू होती है एक्स की, एक इसमें वैल्यू होती है वाई की और एक वैल्यू होती है आर की। इस क्वेश्चन के मुताबिक उन्होंने हमें दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक दी हुई एक्स की, एक दी हुई वाई की और आर की वैल्यू तो नहीं है। अगर हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है तो तीन वैल्यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि किस वाले क्वेश्चन में उन्होंने कहा ये सारी फाइंड करें। तो मैं लिखती जाऊँगी, इसमें वैल्यू डालती जाऊँगी और हमारे पास आ जाएगा। इसके लिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ होनी ज़रूरी है? कॉस के आने के लिए एक्स और आर होना ज़रूरी है। टैन के आने के लिए वाई और एक्स होना ज़रूरी है। कोसिकेंट के आने के लिए आर और वाई होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले निकाल लेनी है। इन सारी चीज़ों में से हमारे पास एक्स और वाई तो ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है, आर हमने फाइंड करना है। तो आर फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का सहारा लेंगे। मैंने आपको बताया हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। दूसरी बात बेटा ये कि उसने ये भी बोला है, सबसे पहले उसने बोला है क्वाड्रेंट बताओ। तो क्वाड्रेंट कौन सा, और बाद में उसने कहा है कि बाकी सारी जो रेशियोज फाइंड करो। रेशियोज का मतलब है साइन कोस टैन कोसेकेंट सीकेंट कॉट। क्वाड्रेंट कौन सा है? चार क्वाड्रेंट में से हमने एक बात पीछे देखी, यहाँ पर हमने एक बात देखी बेटा, ये जो चार क्वाड्रेंट थे इसमें इन दोनों में प्लस था, सेकंड वाले में नेगेटिव पॉजिटिव था, थर्ड वाले में नेगेटिव नेगेटिव था और इसमें था पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप बताएं, एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसमें किस क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की पॉजिटिव है? देखिए यहाँ पर तो सेकंड क्वाड्रेंट नहीं मान रहा। तो ऐसे आपने अपने क्वाड्रेंट की जो है वो वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। अब हम देखें, दी हुई है ना उसने एक्स की वैल्यू, तो हमने देखा कि ये नेगेटिव और ये बिल्कुल तरतीब वही रहे, तरतीब नहीं बदलनी चाहिए कि आगे पीछे कर लो। तो हमने कहा क्योंकि ये वैल्यूज़ इन सारों में से इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो हमने कहना है एंगल ना, हम एंगल बोलते हैं थीटा, तो हमने नाम दे देना है कि एंगल या थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड ऐसे लिख दें, यहाँ पर ऐसे रोमन काउंटिंग में लिख दीजिएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, दोनों में से जो वर्डिंग यूज़ करनी हुई है आप कर लेना। ये हो गया, आपने बना के दिखाना है इस तरह से। ये आपने सेकंड क्वाड्रेंट बनाया, ये वाली डायग्राम बनानी है, मेरे तो मैंने रफ बनाई ना। फिर आपने ऐसे एक रफ सी डायग्राम, यहाँ से आपने डायग्राम बनानी शुरू करनी है ऐसे। ठीक है, अगर तो आप बना ली, फिर बाद में अपनी वैल्यूज़ दे देनी है। ये वाई, आपको पता ना इसको वाई का नाम दिया था, नीचे लेटी हुई वैल्यू को हमने एक्स का नाम दिया था और इसको हमने आर कहा था। तो ऐसे आपने नाम दे देने हैं साथ। अगर पहले क्वाड्रेंट में डायग्राम बने तो आपने यहीं से बनानी शुरू करनी ऐसे, थर्ड में बने तो ऐसे इसको टच करनी चाहिए, फोर्थ में बने तो ऐसे टच इसको करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ये ना आप ऐसे करके इससे टच करवा दें, नहीं यहाँ से एक्स एक्सिस को टच करनी चाहिए। ऐसा हमने डायग्राम बनाने ली है आगे वाले पार्ट में भी जिसमें बन रही हो। और हमें तीसरी वैल्यू चाहिए आर, तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है ये, आपने पढ़ा होगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटी क्लास में। लेकिन हम उसको सी बी ए नहीं कह रहे ना, हमने एक्स वाई का नाम दिया, इसमें वो इसको कहते होते थे ए, इसको बी कहते थे, इसको सी कहते थे। हमने ए बी सी नहीं कहा, हमने एक्स वाई आर कहा, तो हमने उसके लिहाज से नाम दे दिया। अब उन्होंने कौन कौन सी वैल्यू दी हुई हैं? उन्होंने दी हुई है बेटा एक्स की वैल्यू भी दी हुई है, हमने पुट कर दी, और वाई की वैल्यू भी दी हुई है। अब ने इसको ओपन कर लिया, 13 आ गया। हमें आर स्क्वेयर नहीं चाहिए, आर चाहिए, हमने दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया 13। अब आर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू के साथ प्लस माइनस आता होता है, हमने प्लस माइनस नहीं डाला, प्लस डाला है। तो ये हो गया। इसके बाद बेटा साथ ही हमने क्या किया, तीनों वैल्यूज़ आ गई। अब हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लेने, कैसे भला? मैंने कहना है सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू
y/r। तो y की वैल्यू क्या निकली है, y की वैल्यू है जी 3 और r की वैल्यू क्या है 13। फिर मैंने कहा cos थीटा क्या हो गया, cos थीटा था x/r, तो x की वैल्यू क्या निकली है -2 और r की वैल्यू निकली है 13। तो मैंने ऐसे 6 की 6 वैल्यूज़ कौन सी निकाल लेनी है, ये वाली। तो ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। इसका पार्ट नंबर 2 भी ऐसे ही है, ध्यान से देख के कर लेना। जहाँ से ना समझ आए तो आपने मुझसे वॉइस मैसेज करके पूछ लेना है ग्रुप के अंदर ही लेक्चर के दौरान। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 है, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बिल्कुल ऐसे ही था। ठीक है, इसमें उन्होंने कोऑर्डिनेट बता दी है, तो देख लीजिएगा। जहाँ से ना समझ आई पूछ लीजिएगा, क्लास में आके पूछ लीजिएगा, मुझसे ग्रुप मैसेज करके पूछ लीजिएगा। तो ये सॉल्व किया, टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया पहले ये वीडियो का, तो मैं इसको जो है सॉल्व नहीं करवा रही, हम ऐसे ही हम कर लेते हैं। इसके बाद बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपने आपका लेना है, क्वेश्चन नंबर 11। उसकी मैंने डायग्राम दे मैं से आपको वैल्यू समझा देनी है, उन्होंने वैल्यूज़ क्या दी है, इस पर उन्होंने डायग्राम बना के देनी है। पहले उसने ऐसे क्वाड्रेंट में की शक्ल में क्वेश्चन दिए थे, वैल्यूज़ दी थी। अब उसने डायग्राम बना के वैल्यूज़ दे दी। कैसे दी मैं आपको बता रही हूँ बेटा। ये उसने, मैं पहली डायग्राम लेती हूँ। उसने ये डायग्राम बनाई, जिस जगह पर उसने खुद बुक में बना के दी, मैं नहीं बना रही। एंगल दी है ना, एंगल बेटा हमेशा ऐसे शुरू होता है, एक्स एक्सिस। ये जो जिधर एंगल दिया हो ना, आपने देखना होता है अगर ऐसे एंगल दिया हो, जिस साइड पे एंगल दिया है, एक तरफ उसकी टेढ़ी होती है, वो तो हमेशा हाइपोटेनियस होती है। जो दूसरी साइड होती है ना, वो बेस लेनी होती है। आपने ये नहीं बेस लेनी, आपने ये वाली बेस ली। क्यों? क्योंकि एंगल इधर बना हुआ था। ठीक है, तो दूसरी साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। आपको पता है बेस को हमने एक्स का है, परपेंडिकुलर हमने वाई का है, और दूसरा आर। अब आपने देख लिया उन्होंने किस किस की वैल्यू, उसने दी हुई है एक आर की वैल्यू, एक उसने दी हुई है एक्स की वैल्यू। तो कौन सी वैल्यू नहीं है हमारे पास, ये वाई की वैल्यू नहीं है। तो आपने वाई की वैल्यू निकाल लेनी है पाइथागोरस थ्योरम से, और आपने जब वैल्यू निकाल लेनी है, वह तीनों वैल्यूज आ जाएंगी। फिर आपने 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर लेने। सेम है ये वाली डायग्राम, देखो ना, इसमें अब देखने की बात, इसमें उसने एंगल कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर। तो जहाँ एंगल दिया हुआ है, उसकी टेढ़ी वाली साइड आपके पास हुआ करेगी हाइपोटेनियस, और दूसरी साइड कौन सी हुआ करेगी, बेस। तो इसको इस बार इसको नहीं बेस कहेंगे, आपने ये नहीं कहना कि ये नीचे, इसमें एंगल उस तरफ है। तो डायग्राम ऐसे होएगी ना, तो डायग्राम जब उस तरह होगी, तो उसमें फिर आपने कहना है हमारे पास जो बेस है, यानी एक्स है 15, वाई है 8, और जो इंक्लाइन वाली साइड है हमारे पास, वो हमारे पास हाइपोटेनियस है। तो बेटा उम्मीद है आपको समझ आई होगी, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाया मैंने। तो ये सारे क्वेश्चन आपने 11 तक कर लेने हैं मुकम्मल। सारे पार्ट जो नहीं आएंगे वो मुझसे पूछ लेना मैसेज करके, फिर वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छी तरह बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने नहीं करवाया, और आगे वाले 2 क्वेश्चन फिलहाल हम नहीं करेंगे, वो हम क्लास में करेंगे अच्छी तरह से। वो बहुत ज़्यादा डिटेल वाले क्वेश्चन है और वैसे समझ नहीं आएंगे। नेक्स्ट पर इंशाल्लाह बाकी मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊँगी। ओके।